So hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is Samriddhi Sharma, the first professional MBBS student from GMC बेतिया बिहार. तो हमारी सीरीज़ का थर्ड टॉपिक है रेजोनेंस इन AC सर्किट. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस. तो रेजोनेंस में क्या होना चाहिए कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज. आप कोई भी मतलब जैसे ऑब्जेक्ट यूज़ करो, लाइक ट्विनिंग फॉक हो गई, पेंडुलम हो गई, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच होनी चाहिए, तब होता है रेजोनेंस. और रेजोनेंस के टाइम पे क्या होता है, हमें मैक्सिमम पावर आउटपुट मिलता है. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक. तो ये हमारा LCR सर्किट है. ठीक है, ये XL, XC, R, ये VL, VC और VR, और ये हमारा करंट. ठीक है, VR के सेम फेज में होता है करंट. ठीक है, अब देखो तीन केस हमारे पास हो सकते हैं, या तो VL VC से बड़ा हो, या फिर VL VC से छोटा हो. ठीक है, और एक थर्ड केस बनता है जब VL जो है वो VC के बराबर हो, या फिर XL जो है वो XC के बराबर हो. तो जब VL जो है VC के बराबर होता है तो उससे हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस. ये होती है रेजोनेंस की कंडीशन. ठीक है, तो देखो जब VL VC के बराबर हो गया, ये देखो ये इसके बराबर हो गया, ये कैंसिल, तो यानी कि नेट वोल्टेज कितना रह जाएगा फिर सर्किट का, VR. ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ देखें तो XL इज इक्वल टू XC हो जाएगा, तो नेट इम्पिडेंस कितना रह जाएगा सर्किट का, R. यानी कि सर्किट कैसा हो जाएगा, प्योरली रेजिस्टिव. ठीक है, तो वही लिखा है कि V0 इज इक्वल टू VR, इम्पिडेंस इक्वल टू R. अब देखो इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर. ठीक है, अब ये बताओ क्या इम्पिडेंस की वैल्यू R से छोटी पॉसिबल है. भाई R तो 0 हो नहीं सकता, और इस केस में ये वाला टर्म 0 हो गया. क्या इससे छोटी वैल्यू पॉसिबल है इम्पिडेंस की, नहीं है. यानी कि क्या होता है कि रेजोनेंस के टाइम पे इम्पिडेंस की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम होती है. ठीक है, तो अब देखो, तो यानी कि जब इम्पिडेंस मिनिमम है, ठीक है मान लिया, तो रेजोनेंस के टाइम पे करंट कितना होगा, I0 इज इक्वल टू V0 बाय इम्पिडेंस. ठीक है, इम्पिडेंस कितना है, R है रेजोनेंस में, तो कितना हो जाएगा करंट, V बाय R. अब देखो V0 बाय Z है ये. अब यहाँ पे जो इम्पिडेंस है ये मिनिमम है, तो यानी कि करंट कितना होगा, मैक्सिमम. यानी कि रेजोनेंस के टाइम पे इम्पिडेंस जो है मिनिमम होता है, और करंट जो है जो फ्लो होता है सर्किट में वो मैक्सिमम फ्लो होता है. ठीक है, करंट और वोल्टेज जो है सेम फेज में होते हैं रेजोनेंस के टाइम पर. देखो भाई I तो इस तरफ होता ही है, यहाँ से VL VC कट हो ही गया, सिर्फ VR ही तो है, तो VR और ये I सेम फेज में. ठीक है, अब हम रेजोनेंस के टाइम पे tan phi कितना होता है वो निकालते हैं, और tan phi कितना होता है, XL माइनस XC बाय R. XL और XC क्या है, इक्वल है, तो ये टर्म क्या हो गई, 0. तो यानी कि tan phi कितना हो गया, 0, तो phi कितना आ गया, 0. ठीक है, तो चलो अब हम एक ग्राफ बनाते हैं इम्पिडेंस और ओमेगा के बीच में. ठीक है, तो अब देखो रिलेशन क्या है इम्पिडेंस और ओमेगा का. इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर. अब XL की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा L, XC की क्या होती है, 1/ओमेगा C. ठीक है, तो देखो जब ओमेगा क्या होगा, कम होगा, तो ये वैल्यू कम होगी, और ये पूरी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि डिफरेंस बहुत ज़्यादा आएगा, तो इम्पिडेंस ज़्यादा होगा. ठीक है, और जब ओमेगा की वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये ओमेगा L ज़्यादा आएगा, बट ये 1/ओमेगा C बहुत कम आएगा, यानी कि इनका डिफरेंस अगेन बहुत ज़्यादा आएगा. तो यानी कि ओमेगा चाहे लो हो चाहे हाई हो, इम्पिडेंस की वैल्यू हाई ही रहेगी. ठीक है, दूसरी बात, जब ओमेगा कितना होगा, ओमेगा R. ओमेगा R क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट ड्यूरिंग रेजोनेंस. ठीक है, तो जब ओमेगा क्या होगा, ओमेगा R होगा, तो इम्पिडेंस कितना होगा, R. ठीक है, और ये क्या है इम्पिडेंस की मिनिमम वैल्यू, यानी कि ओमेगा जब ओमेगा R होगा तो इम्पिडेंस मिनिमम होगा. ठीक है, तो उससे क्या हो गया, ये सर्किट हमारा बन गया. तो मैंने 3 रीज़न जो है डिनोट करे. एक ओमेगा R से पहले का, वहाँ पे सर्किट का नेचर कैसा है, कैपेसिटिव. ओमेगा R पे प्योरली रेजिस्टिव, और ओमेगा R के बाद प्योरली इंडक्टिव. ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग रेजोनेंस, कि भाई रेजोनेंस के टाइम पे सर्किट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है. तो देखो रेजोनेंस के टाइम पे XL इज इक्वल टू XC होता है, हाँ जी बिल्कुल. अब पुट कर दो उनकी वैल्यू, XL इज इक्वल टू ओमेगा L, XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा C.
तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा कितना 1/√LC। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी FR कितनी आ जाएगी 1/2π√LC। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अब हम दूसरा ग्राफ बनाएंगे करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में। ठीक है, तो देखो आई क्या होता है V/इम्पिडेंस। तो यानी कि जो ग्राफ या इम्पिडेंस के साथ बना था उसका जस्ट उल्टा बन जाएगा ना भाई, है कि नहीं। ठीक है भाई, बिल्कुल बन गया। तो यहाँ पे देखो ये करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ये कौन सी फ्रीक्वेंसी पे आएगी बताओ। ऑब्वियसली रेजोनेंस वाली फ्रीक्वेंसी पर आएगी ना, क्योंकि रेजोनेंस के टाइम में तो जो सर्किट में करंट है वो मैक्सिमम होता है। तो यानी कि ये फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी FR। ठीक है, अब हम दो फ्रीक्वेंसी और ले लेते हैं F1 और F2, जिस पे क्या है करंट की वैल्यू कितनी है Imax/√2। ठीक है, और ये जो डिफरेंस है F2 माइनस F1 में ये क्या है डेल्टा F, इसे हम क्या बोलते हैं प्यार से बैंडविड्थ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि FR इस पे क्या है हम पावर निकालते हैं सर्किट का कि भाई रेजोनेंस में पावर कितना होता है सर्किट का। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है भाई I²R। अब रेजोनेंस के टाइम पे करंट मैक्सिमम है तो पावर भी कितनी होगी मैक्सिमम। यही मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि रेजोनेंस के टाइम पे जो पावर आउटपुट होता है सर्किट का वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब F1 और F2 पे भी निकाल लेते हैं भाई पावर। ठीक है, तो अगेन पावर का फॉर्मूला क्या है I²R। F1 और F2 पे करंट कितना है Imax/√2, तो पुट कर दिया हमने वो, तो ये आ गई। अब देखो मैक्सिमम पावर कितनी है Imax² R, और ये F1 F2 पे पावर कितनी आ रही है Imax²R/2, यानी कि उसकी जस्ट हाफ आ रही है, हाफ आ रही है ना। तो इसीलिए F1 और F2 को हम क्या बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। क्यों बोलते हैं ऐसा, क्योंकि उसमें पावर क्या आ रही है जस्ट हाफ आ रही है। अब हम निकालते हैं बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ कैसे निकालेंगे भाई F2 माइनस F1। ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या होती है R/2πL। ठीक है, डायरेक्टली याद करने का। ठीक है, दूसरी बात F1 और F2 पे क्या होता है कि जो सर्किट का रिएक्टेंस होता है, सर्किट का रिएक्टेंस क्या होता है XL माइनस XC, उसकी वैल्यू कितनी होती है R के बराबर होती है। ठीक है, तो यानी कि F1 और F2 पे इम्पिडेंस कितना हो जाएगा सर्किट का, इम्पिडेंस क्या होता है भाई √R² प्लस रिएक्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो इम्पिडेंस कितना हो जाएगा √2R हो जाएगा F1 और F2 पे। ठीक है, एक और टॉपिक है क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, इससे हम मेजर करते हैं कि भाई रेजोनेंस जो हो रहा है हमारा कितना शार्प हो रहा है। ठीक है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस जो है हम इससे मेजर करते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं ये FR यानी कि फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस अपॉन बैंडविड्थ। ठीक है, FR की वैल्यू पुट करी, बैंडविड्थ की वैल्यू पुट करी, तो ये हमारा क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, तो यानी कि अच्छे रेजोनेंस के लिए हमें क्या चाहिए कि भाई ज़्यादा शार्पनेस होनी चाहिए, यानी कि ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर होना चाहिए। तो ये वैल्यू ज़्यादा कब आएगी, या तो बैंडविड्थ कम हो, या फिर R कम हो, या फिर C कम हो, या फिर L ज़्यादा हो, तब जाके ये जो वैल्यू है ये ज़्यादा आएगी, है कि नहीं। तो वही हमने लिखा है कि शार्पनेस मोर हो उसके लिए क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होना चाहिए, बैंडविड्थ कम होनी चाहिए, L ज़्यादा होना चाहिए, C कम होना चाहिए, R कम होना चाहिए। ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या है कि गुड ट्यूनिंग के लिए रेजोनेंस शार्प होना चाहिए, Q लार्ज होना चाहिए और बैंडविड्थ स्मॉल होनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।